सो जब भी हम विंडोज सर्वर इंस्टॉल करते हैं, हमें प्रॉपरली प्लान करना पड़ता है। ठीक है, भाई प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? प्लानिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जब हम सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो आने वाले 5 साल तक हमको उसका हार्डवेयर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े। नो डाउट आजकल हमारे पास वीएम्स है। आजकल हम हमारा एनवायरनमेंट वीएम्स पे डिप्लॉय करते हैं। तो वीएम्स पे डिप्लॉय होने की वजह से हम इजीली उस रिसोर्सेस को रिप्रोविजन कर सकते हैं या उसको स्केल अप कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, हम जनरली विंडोज सर्वर को फिजिकल बॉक्स पे डिप्लॉय करते थे। तो फिजिकल बॉक्स पे डिप्लॉय करने की वजह से जो भी हमको रोल्स डिप्लॉय करने हैं उस पे, अभी विंडोज के अंदर बहुत सारे रोल्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम चले हमारे मशीन पे, तो मेरा लंदन डीसी पावर ऑफ कैसे हो गया? अभी तो मैंने ऑन किया था। इसको मैं पावर ऑफ कर देता हूँ। जस्ट अ मोमेंट, ये मेरा अप्रोच है मशीन। और जब तक मैं मार्क भी ओपन कर लेता हूँ। नेक्स्ट सैटरडे को मैं कुछ लिंक शेयर करूंगा। आप सेल्फ लर्न भी कर सकते हैं, या मैं ट्राई करूंगा कि आज के एंड ऑफ द सेशन में ही मैं शेयर कर दूं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के लिंक्स रहेंगे जिसमें आप सेल्फ पेज पे भी लर्निंग कर सकते हो, या जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा रिफ्रेश कर सकते हो। तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस वालों के लिए लैंग्वेज है। ठीक है, और उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होगा, बहुत सिंपल शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया होगा, टू द पॉइंट। अब सो मेरा मशीन अप हो गया है। सो जैसे मैं वो बात कर रहा था कि बहुत सारे रोल्स है हमारे पास विंडोज सर्वर में। तो यहाँ पे जब हम स्लाइड पे आ रहे हैं, तो जब हम प्लानिंग स्टेज करते हैं, ठीक है, प्लानिंग करते हैं तो हमको प्लान करना है। क्या क्या प्लान करना है भाई?
पहले तो हमको अगर प्रैक्टिस करना है तो वीएम पे, वर्चुअल मशीन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और उसके यूआई के साथ अकस्टम हो सकते हैं, यूआई के साथ फैमिलियर हो सकते हैं। उसके बाद जब हम इस पे इंस्टॉलेशन करेंगे तो भाई कौन सा रोल इंस्टॉल करना है। ठीक है, जैसे मुझे डीएचसीपी का रोल चाहिए, डीएनएस का रोल चाहिए, फाइल सर्वर का रोल चाहिए, स्टोरेज का रोल चाहिए। ठीक है, उसके अलावा मुझे एडी का रोल चाहिए, या वेब सर्वर का रोल चाहिए। तो हर एक एनवायरनमेंट के हिसाब से, हर एक रोल के हिसाब से हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वेब सर्वर बना रहा हूँ तो अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन 100 यूजर्स का है तो मुझे हो सकता है 32 GB ऑफ रैम लगे। अगर मेरा एनवायरनमेंट 1000 यूजर्स का है तो हो सकता है मुझे 128 GB रैम का मशीन लगे। अगर मेरा यूजर 10,000 यूजर्स का है तो हो सकता है मुझे 1 TB या 2 TB रैम का मशीन लगे। राइट, सो जितना एनवायरनमेंट बड़ा होगा उसके हिसाब से मेरे रिसोर्स कंजम्पशन बढ़ेंगे। उसके अलावा मैं अभी तो एक एग्जांपल लिया, भाई मेरे एनवायरनमेंट में सिर्फ वेब सर्वर मुझे डिप्लॉय करना है, लेकिन इन केस मुझे इस वेब सर्वर के साथ डीएनएस रोल इंस्टॉल करना है, या फाइल सर्वर रोल इंस्टॉल करना है, या स्टोरेज सर्वर रोल इंस्टॉल करना है, तो अकॉर्डिंगली मेरे रिसोर्स कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं वापस चलता हूँ मेरे वीएम पे, यहाँ पे हम चलते हैं ऐड रोल्स एंड फीचर्स में। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे इतने सारे रोल्स हैं हमारे पास। मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज है, डोमेन सर्विसेज है, फेडरेशन सर्विसेज है, लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज है, राइट्स मैनेजमेंट सर्विसेज है। तो ये पांचों बहनें हैं, दे आर सिस्टर्स। ये एक्टिव डायरेक्टरी की फैमिली है पूरी। मेरे पास 5 सिस्टर्स है एक्टिव डायरेक्टरी में। ठीक है, सर्टिफिकेट सर्विसेज भी है, डोमेन सर्विसेज भी है, फेडरेशन भी, लाइट वेट, राइट्स मैनेजमेंट। तो इस ट्रेनिंग के अनुरूप हम सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पढ़ने वाले हैं। हम बाकी चारों पे कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। हो सकता है हमारे पास अगर टाइम रहेगा आधे घंटे का तो हम उसका ओवरव्यू समझ लेंगे चारों सर्विसेज का, कि चारों सर्विसेज क्या करती है। उसके बाद हमारे पास डीएचसीपी सर्वर है, डीएनएस सर्वर है, फैक्स सर्वर है, फाइल एंड स्टोरेज सर्वर। तो यहाँ पे मेरा फाइल सर्वर भी और स्टोरेज सर्वर भी दोनों एक में ही दिए गए हैं। ठीक है, सो उसके अलावा हमारे पास होस्ट गार्डियन सर्विस है, हाइपर वी रोल है, एनपीएस रोल है, प्रिंट सर्वर है, रिमोट एक्सेस सर्वर है, आरडीएस सर्वर है, वॉल्यूम एक्टिवेशन एक्टिवेशन सर्विस है, वेब सर्वर है, डब्ल्यूडीएस सर्वर है, विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज है। तो हमारे पास इतने सारे रोल्स हैं जिसमें से हम ये पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं, डीएचसीपी पढ़ने वाले हैं, डीएनएस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाइपर भी हम नहीं पढ़ेंगे, फाइल सर्वर हम पढ़ेंगे एक एंड तक। ठीक है, फाइल सर्वर और स्टोरेज सर्वर दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे रोल्स हम पढ़ने वाले हैं एज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। सो अभी सर्वर के पास बहुत सारे रोल्स है, तो हमको कौन से रोल्स चाहिए, उसके अलावा हम मैप का भी यूज कर सकते हैं। भाई ये कौन सा मैप है, तो मैप टूल किट है, माइक्रोसॉफ्ट असेसमेंट एंड प्लानिंग टूल किट। अगर मैं गूगल पे जाऊँ, टाइप करूँ मैप टूल किट, तो यहाँ पे मुझे माइक्रोसॉफ्ट असेसमेंट एंड प्लानिंग टूल किट ला के दे रहा है। तो अगर मैं इसको नए लिंक पे ओपन करता हूँ तो हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, डाउनलोड कर सकते हैं। ये वर्जन है 9.9, जो अपडेट हुआ है या रिलीज हुआ है 15 जुलाई 2024 को। और इसका टूल का साइज है अराउंड 71 MB। और अगर आपको सैंपल डॉक्यूमेंट, सॉरी, हाँ, टूल का साइज है 72 MB। ठीक है, ये ट्रेनिंग किट है, और ये टूल किट है, ये एक्चुअल किट है, और ये सैंपल डॉक्यूमेंटेशन भी है। आपको जो चाहिए आप डाउनलोड करके उसको स्टडी भी कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए भैया, आप कोई भी सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो, क्लाइंट मशीन भी चलेगा आपका, विंडोज सर्वर 2016 भी चलेगा, विंडोज 7 भी चलेगा, विंडोज 2012 सर्वर भी चलेगा, 2008 भी चलेगा, विंडोज 8 का मशीन भी चलेगा। ठीक है, तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स है। में डुअल कोर प्रोसेसर, ये टूल किट का डिप्लॉयमेंट का रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं इसको डाउनलोड कर लूँ, ठीक है भाई, मैं पूरा सारा डाउनलोड कर लेता हूँ। 146 MB का है, 2 मिनट लगेगा मुझे। और इसको मैं सेव कर देता हूँ डाउनलोड्स में।
या मैप टूल किट, मैप टूल किट 9.9, और सब वर्जन जो मेरा था 39। ये सारा डाउनलोड हो गया है। हम चलते हैं इस फोल्डर पे। ठीक है, तो ये मैं इन दोनों को पहले तो एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। फ्रीज हो गया है, एक मिनट। ठीक है, रीशेयर किया है मैंने। नहीं अभी स्क्रीन नहीं आ रहा है। हाँ अभी आया अभी आया। तो यहाँ पे मेरे सैंपल डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरे सैंपल डॉक्यूमेंट्स है। ये मैं सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकता हूँ मुझे किस चीज़ के लेके आया। अगर मुझे ऑफिस 365 का असेसमेंट चाहिए, ओरेकल की डिस्कवरी चाहिए, रिमोट डेस्कटॉप लाइसेंसिंग यूसेज का डिस्कवरी चाहिए, शेयर पॉइंट सर्वर का डिस्कवरी चाहिए, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस डिटेल्स का डिस्कवरी चाहिए, सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का डिस्कवरी करना है, तो यहाँ पे सारे मैं सैंपल डेटा देख सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पास विंडोज सर्वर 2019 का असेसमेंट है, इसको मैं लॉन्च करता हूँ एक्सेल को। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है आपका मैक एड्रेस पूछ रहा है। ठीक है भाई, आपको मैक एड्रेस बताना है, डीएनएस सर्वर, सबनेट। ठीक है, तो आपको डिटेल्स फिल करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सब डिटेल्स, यहाँ पे सर्वर इन्वेंट्री बता रहा है। ठीक है, जो आप फेच ला करके ला सकते हो। ठीक है, तो सर्वर की इन्वेंट्री फेच करके आएगा तो ये रिपोर्ट बना के दे देगा आपको, भाई आपके एनवायरनमेंट में इतने सर्वर्स है। ठीक है, उसका डिटेल्स यही है, और कौन सा टाइप का मशीन है, फिजिकल वर्चुअल, वो सब इन्वेंट्री ला के दे देगा वो। ठीक है, डिवाइस का डिटेल्स ला के दे देगा, भाई कौन सा डिवाइस मॉडल है वगैरह। ठीक है, मैन्युफैक्चर उसका कौन है, कौन सा है, जैसे ये सर्वर है। ठीक है, कंप्यूटर नेम ये उसका, ये ये डिवाइस मॉडल है और ये सर्वर का मेक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट का कंपैटिबल है। उसके अलावा सर्विस डिवाइस समरी, सॉरी सर्वर डिवाइस समरी, यहाँ पे कौन से टाइप के सर्वर्स के उसने फेच किए हैं, कौन से डिस्कवर्ड एप्लीकेशंस है। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टॉल्ड कॉपीज, जैसे डॉट नेट फ्रेमवर्क 4 है तो 137 मशीन्स पे इंस्टॉल्ड है। डॉट नेट फ्रेमवर्क 4 है तो 136 मशीन्स पे इंस्टॉल्ड है। इसी तरह फॉर एग्जांपल उसको देखना है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर कॉम्पैक्ट एडिशन 33 मशीन्स पे इंस्टॉल्ड है। अब उसको देखना है कि एसक्यूएल सर्वर 2012 ट्रांजैक्ट सीक्वल किस पे इंस्टॉल्ड है, 31 मशीन्स पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, नेटिव क्लाइंट 28 मशीन्स पे इंस्टॉल्ड है। तो इस तरह ये सारा इन्वेंट्री फेच करके लेके आ के दे सकता है। यहाँ पे हमारे पास सर्वर रोल्स की भी समरी है, भाई एक्टिव डायरेक्टरी कौन से मशीन पे इंस्टॉल्ड है, एक वर्चुअल मशीन है। ठीक है, जो 2003 सर्वर है, 2008 पे 4 मशीन पे इंस्टॉल्ड है, 2008 R2 पे 6 मशीन पे इंस्टॉल्ड है, 2012 पे 2 मशीन पे इंस्टॉल्ड है। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई, टोटल मेरे पास 21 डोमेन कंट्रोलर्स है। सॉरी, ये मेरे सर्टिफिकेट सर्विसेज है। ये टोटल मेरे पास 17 डोमेन कंट्रोलर्स है, और 5 जो है, 4 जो है मेरे एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज है। राइट्स मैनेजमेंट सर्विसेज, डीएचसीपी सर्वर भी, डीएचसीपी सर्वर मेरा अगर हम देखें तो 3 मशीन पे इंस्टॉल्ड है, 2012 पे, 2008 पे, 2008 R2 पे, और टोटल मेरे पास 9 डीएचसीपी सर्वर है। ठीक है, तो ये पूरा असेसमेंट भी करके लाके देगा मुझे, प्लानिंग में भी हेल्प करेगा मुझे। ठीक है, ये असेसमेंट है इसका। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, हम इसको टूल में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये जस्ट एग्जाम्पल है कि हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट समझनी हमारी क्या है। अपग्रेडेशन के पर्सपेक्टिव से, अगर हमारा हम फिजिकल बॉक्स पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो हार्डवेयर अपग्रेडेशन के पर्सपेक्टिव से भी समझना है। उसके रिलेवेंट ड्राइवर्स, स्टोरेज कैपेसिटी, अनसाइन ड्राइवर्स, सब कुछ
समझना है। और उसके अलावा जब हम सर्वर पे काम करते हैं उससे पहले हमको पावर शेल का नॉलेज होना कंपलसरी है। क्यों पावर शेल का नॉलेज होना कंपलसरी है भाई? तो स्टार्टिंग विथ विंडोज सर्वर 2008 माइक्रोसॉफ्ट ने मैक्सिमम चीजें कमांड प्रॉम्प्ट से माइग्रेट करके पावर शेल पे ज्यादा कर दी है। यानी पावर शेल पे आपके पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज्यादा पावर है मैनेज करने का सर्वर को। क्यों? क्योंकि भाई पावर शेल पे उसने बहुत सारे मॉड्यूल्स डिप्लॉय कर दिए हैं। पहले हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट पे लिमिटेड फंक्शनैलिटी थी, तो पावर शेल पे ऐसा नहीं है। और उसके अलावा हमको ध्यान रखना है भाई, जो भी पुराने वर्जन में फीचर्स रिमूव हो गए हैं या डेप्रिकेट हो गए हैं, तो रिमूव और डेप्रिकेट में क्या अंतर होता है? रिमूव तो यानी कंप्लीटली माइक्रोसॉफ्ट ने निकाल दिया भाई, अभी मैं यह फीचर नहीं दूंगा, या ना ही आपको ओल्डर वर्जन पे इसकी कंपैटिबिलिटी भी मिलेगी। डेप्रिकेटेड फीचर्स वो होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट धीरे धीरे रोल आउट करके निकालने वाला है। यानी फीचर डेप्रिकेट हो गया है तो आपके करंट वर्जन में नहीं है, लेकिन आप करंट वर्जन के साथ अगर आप पुराने वर्जन पे चला रहे हैं तो चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा हमको बैकअप प्लान करके रखने हैं। रोल आउट स्ट्रेटेजीज पे आप किस फेज में रोल आउट करोगे, पहले कौन से सर्वर डिप्लॉय करोगे, क्या फेज रहेगा आपका, वो सारा प्लानिंग करके आपको डिप्लॉयमेंट करना है, जिस तरह हम माइग्रेशन में भी करते हैं। उसके बाद हम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो ये मेरे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, इस लिंक पे भी अवेलेबल है, तो मैं लिंक पे ही चलता हूँ सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई, आपको सर्वर 2016, 2019, 2022, 2025 सबके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल है। अभी मैं चलता हूँ पहले सर्वर 2016 पे। तो 2016 पे चलूँ तो यहाँ पे चार कंपोनेंट्स दिखा रहा है, सीपीयू है, रैम है, स्टोरेज है, नेटवर्क है। तो बोल रहा है सीपीयू आपको मिनिमम 1.4 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट प्रोसेसर चाहिए और कंपेटिबल विथ 64 बिट इंस्ट्रक्शन सेट के साथ चाहिए। एनएसएक्स एंड डीईपी का सपोर्ट चाहिए, और इन सब हार्डवेयर कंपोनेंट्स का सपोर्ट चाहिए। उसके अलावा रैम, तो अगर आप सर्वर कोर, जो कमांड बेस्ड मशीन है जो हमने इंस्टॉल किया है, सर्वर कोर इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको मिनिमम 512 एमबी का रैम चाहिए। और अगर आप यूआई वाला डेस्कटॉप एक्सपीरियंस डिप्लॉय कर रहे हो तो आपको 2 GB रैम चाहिए। और जो आप रैम यूज करोगे वो ईसीसी रैम होना चाहिए, एरर करेक्टिंग कोड वाला रैम होना चाहिए। जनरली जो हार्डवेयर के रैम्स आते हैं वो ईसीसी रैम्स आते हैं। फिर स्टोरेज आपको कितना चाहिए? तो भाई मिनिमम 32 GB स्टोरेज चाहिए, मिनिमम है। ठीक है, ये मिनिमम की बात हो रही है। अगर उस पर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने वाले हो तो भाई 60 GB रैम चाहिए। ठीक है। और नेटवर्क चाहिए आपको इथरनेट अडेप्टर यानी मिनिमम एटलीस्ट 1 Gbps का 1 गीगाबिट इथरनेट अडेप्टर चाहिए। अगर हम इसी तरह हम 2019 की को देखते हैं, तो 2019 में अगर हम चले सीपीयू के कंपोनेंट पे तो सेम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए मुझे। राइट, सेम कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं 2022 पे चलता हूँ तो उस पर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए मुझे। तो भाई 2025 में कुछ चेंज है, देखते हैं हम। ठीक है, तो 2025 में भी मेरा सेम ही रिक्वायरमेंट है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। यानी मेरा 2016 हो, 2019 हो, 2022 हो, 2025 हो, सब पे मेरा हार्डवेयर कंपोनेंट सेम रहेगा। तो अदर रिक्वायरमेंट्स क्या है? अदर रिक्वायरमेंट्स है आपको ईएफआई यूईफाई सपोर्ट चाहिए, टीपीएम चाहिए, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल चाहिए, सुपर वीजीए रिजोल्यूशन चाहिए, कीबोर्ड माउस मॉनिटर और इंटरनेट एक्सेस चाहिए। अगर मैं 2016 पे जाता हूँ तो हो सकता है अदर रिक्वायरमेंट्स मेरी चेंज हो, नहीं वो या ये भी सेम है, यानी मेरे चारों वर्जन्स पे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट सेम है। तो ये जो मैंने बनाया था ये मैंने 2012 के लिए बनाया था, ये मैंने 2012 के लिए बनाया है। तो ये 2012 पे भी सेम ही एप्लीकेबल है। यानी मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो प्रोसेसर का 1.4 गीगाहर्ट्ज 64 बिट प्रोसेसर चाहिए। और अगर मैं मिनिमम रैम की बात करूँ, 512 MB चाहिए जो कोर के लिए चाहिए, और 2 GB यूआई के लिए चाहिए। अवेलेबल डिस्क स्पेस मुझे 32 GB चाहिए, सुपर वीजीए कार्ड चाहिए और डीवीडी रोम चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ये मिनिमम है हमारी, ये मिनिमम है। तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है भाई मिनिमम के अलावा मैं रिकमेंडेशन भी दूंगा। आपको मिनिमम 2 GHz का प्रोसेसर चाहिए 64 बिट, मिनिमम 2 GB रैम या उससे ज़्यादा चाहिए, 40 GB हार्ड ड्राइव चाहिए, और XVGA आपको मॉनिटर चाहिए, यानी जो
1024x768। हम आजकल तो इससे हायर रेजोल्यूशन ही यूज करते हैं, लेकिन ये मिनिमम चाहिए। उसके अलावा भी हमने इंस्टॉलेशन तो देख लिया था, हमने GUI इंस्टॉलेशन भी देखा, हमने सर्वर कोड इंस्टॉलेशन भी देखा, ठीक है। उसके अलावा हमने फुल GUI इंस्टॉलेशन देखा। सर्वर कोर इंस्टॉलेशन की बात करें तो अभी सर्वर कोर हमारा डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन है। तो भाई डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन क्यों है, ठीक है। तो बेनिफिट उसके क्या है, बेनिफिट तो मिनिमल सर्वर, मिनिमल अटैक सरफेस है उस पे, क्योंकि कमांड बेस्ड है। जो भी हमारे अपडेट्स अपग्रेड्स आते हैं, चाहे वो लिनक्स की तरफ से हो या माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हो, मेनली ग्राफिकल इंटरफेस के लिए अपडेट्स ज्यादा आते हैं। उसका स्मॉल फुटप्रिंट है, स्मॉल फुटप्रिंट यानी मैं कम रैम में भी अच्छा परफॉर्मेंस के साथ सर्वर चला सकता हूँ। मेरे 90% अपडेट्स UI के लिए आते हैं, और मैं सर्वर कोर को इजीली मैनेज कर सकता हूँ मल्टीपल टूल्स के थ्रू। सो पहला तो हमारा पावरशेल टूल है। जैसे हमने पावरशेल पे जाके फीचर इंस्टॉल किया था, फिर हमने उसको रिमोटली लंदन DC मशीन के साथ कनेक्ट किया था। हम बोलते हैं विंडोज रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, WinRM टूल्स। विन आरएम के थ्रू भी हम मैनेज कर सकते हैं विंडोज रिमोट मैनेजमेंट, ठीक है। विंडोज रिमोट मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर हम सर्वर पे चले हैं, फॉर एग्जांपल मैं सर्वर कोर पे आ जाऊं, या मैं UI पे भी आ जाऊं फॉर एग्जांपल, और अगर मैं लोकल सर्वर पे जाऊं, स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? यस सर, यस सर। यस सर। तो अगर हम देखें ध्यान से, रिमोट मैनेजमेंट मेरा बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड है। रिमोट डेस्कटॉप जो मेरा RDP है, ये मेरा RDP है, और ये जो मेरा है WinRM है। तो विंडोज रिमोट मैनेजमेंट मेरा एनेबल्ड है बाय डिफॉल्ट, और RDP मेरा डिसेबल्ड है, यानी मैं इस मशीन का RDP नहीं ले सकता हूँ बाय डिफॉल्ट, मुझे यहाँ पे एनेबल करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं सर्वर कोर पे चलूँ, मेरा सर्वर कोर मशीन बंद है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, फटाफट बूट हो जाएगा। हम लॉग इन करेंगे। तो ये मेरे को एस कन्फिग में लेके आ गया। तो यहाँ पे मैं, अगर हम देखें हम, तो ये मेरा रिमोट डेस्कटॉप है, RDP है, वो डिसेबल्ड है, और रिमोट मैनेजमेंट जो एनेबल्ड है, ये मेरा WinRM है जो एनेबल्ड है। तो सर्वर कोर पे भी मेरा WinRM एनेबल्ड है, इसलिए मैं इस सर्वर कोर को इस मशीन के साथ कनेक्ट करके मैनेज कर पा रहा था। हमने DHCP का रोल इंस्टॉल किया था इस सर्वर पे पावरशेल के थ्रू। फिर यहाँ पे जाके हमने सर्वर ऐड किया था, ठीक है, सर्वर कोर, और फिर जाके हमने इस पे रोल रिमूव कर दिया था, हमने रोल अनइंस्टॉल कर दिया था। सो WinRM के थ्रू हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास RSET टूल्स है, तो RSET टूल्स हम इंस्टॉल कर सकते हैं चाहे कोई क्लाइंट मशीन हो। हम RSET टूल्स विंडोज 10 पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज 11 पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज 8 पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हम RSET टूल्स के थ्रू हम सारे मशीन्स को, सारे सर्वर मशीन्स को मैनेज कर सकते हैं। इक्विवेलेंट क्रेडेंशियल्स चाहिए हमको, अगर इक्विवेलेंट क्रेडेंशियल्स हमारे पास नहीं है तो RSET टूल्स इंस्टॉल करने के बाद भी हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको अभी नहीं देखने वाले, हम इसको हम बाद में देखेंगे। जब हम विंडोज सर्वर कंप्लीट करने वाले होंगे उस दिन पे हम देखेंगे, क्योंकि अभी मेरे एनवायरनमेंट में सिर्फ DNS इंस्टॉल्ड है, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, और AD इंस्टॉल्ड है, तो AD अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम RSET टूल्स तब हम विंडोज 10 मशीन पे इंस्टॉल करके देखेंगे। फिर हमारे पास पावरफुल टूल है पावरशेल, ठीक है। पावरफुल बोल है इसलिए हम इसको पावर शेल बोलते हैं, ठीक है। शेल है क्योंकि ये कमांड पे काम करता है, और ये हमारे CMD का सक्सेसर है, मतलब CM का अपग्रेडेड वर्जन है। तो ये पावर शेल माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है विंडोज सर्वर 2008 के साथ, यानी ईयर 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया।
और उसके बाद आज तक ये इम्प्रूव होता आया है। इसकी बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी है विंडोज सर्वर 2003 R2 के साथ। विंडोज सर्वर 2003 R2 पे भी मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है। सो ये हमारा टूल क्या क्या काम कर सकता है, तो ये टास्क ऑटोमेशन और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। ठीक है। यानी ये मैं इस पे टास्क ऑटोमेशन भी कर सकता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकता हूँ और मैनेजमेंट भी कर सकता हूँ मेरे सर्वर मशीन्स का। ठीक है। कैसे कैसे करूंगा, तो ये मुझे एक CLI देता है, कमांड लाइन शेल देता है, और इसके साथ एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी एसोसिएटेड है। एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी, यानी मेरा जो पावर शेल है वो एक स्टिपुलेटेड फॉर्मेट में काम करता है। क्यों? क्योंकि मैंने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दी हुई है। सो पहले जब ये 2008 के साथ लॉन्च हुआ था तो ये विंडोज कंपोनेंट था, लेकिन जैसे ही 2016 वर्जन आया हमारा विंडोज सर्वर 2016, तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, तो ये जो विंडोज कंपोनेंट है वो विंडोज पावरशेल बोलते हैं हम। लेकिन 2016 एज ऑफ 18th अगस्त 2016, 18th अगस्त 2016 को माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस कर दिया, भाई जो मेरा पावरशेल है, ठीक है, मैं उसको ओपन सोर्स बना रहा हूँ। ओपन सोर्स बना रहा हूँ और क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी ये मेरा पावर शेल अभी आप चाहे लिनक्स मशीन हो, यूनिक्स मशीन हो या विंडोज मशीन हो, सारे तीनों प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो। यानी इसको ओपन सोर्स भी बना दिया, क्रॉस प्लेटफॉर्म भी बना दिया। अभी आपको विंडोज पे नहीं चलाना है, लिनक्स या यूनिक्स पे चलाना है, तो आपको पावर शेल कोर इंस्टॉल करना है, जो काम करता है डॉट नेट कोर पे। जो मेरा विंडोज पावर शेल है वो काम करता है डॉट नेट फ्रेमवर्क पे, और जो मेरा पावर शेल कोर है वो डॉट नेट कोर पे काम करता है। यानी अभी लिनक्स मशीन पे बाय डिफॉल्ट पावर कोर इनबिल्ड आता है, आपको सिर्फ फीचर एनेबल करना है। जैसे हमने विंडोज सर्वर पे जाके एक्टिव डायरेक्टरी एनेबल किया, हमने फीचर रोल इंस्टॉल किया, इसी तरह जब जैसे हम DHCP सर्वर, DNS सर्वर इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह आप लिनक्स यूनिक्स के मशीन पे जाके पावरशेल को फीचर एनेबल कर सकते हैं। ठीक है। अभी पावरशेल के साथ हम हमारे पास पावरशेल ISE आता है, विंडोज इंटीग्रेटेड स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट बोलते हैं हम। यानी मेरे पास एक कंसोल है पावरशेल का और एक IEC है। तो भाई IEC का बेनिफिट क्या है? सो ISE पे मैं स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ, टेस्ट भी कर सकता हूँ। और इसके अलावा ISE पे मुझे सिंटेक्स कलरिंग मिलता है, टैब कंप्लीशन मिलता है, इंटेलिजेंस मिलता है, या ये ऑटो रिकमेंडेशन करेगा कमांड्स, विजुअल डिबगिंग मिलता है और कंटेंट सेंसिटिव हेल्प भी मिलता है। यानी इतने सारे फीचर्स है मेरे पास ISE पे। तो ISE पे भाई मुझे कैसे पता चलेगा क्या ISE है और क्या कंसोल है? तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ मेरे विंडो सर्वर पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पावर शेल लॉन्च कर रहा हूँ। मैं कैसे लॉन्च करूंगा? रन में जाऊंगा और पावर शेल टाइप करूंगा। आ गया मैं पावर शेल पे। अभी मैं यहाँ पे खेल सकता हूँ। यहाँ पे मेरा अगर हम देखें तो पावर शेल पे है। मैं यहाँ पे टाइप कर सकूँ गेट विंडोज फीचर DNS। सॉरी, कमांड रॉन्ग है मेरा। यहाँ पे मुझे नेम टाइप करना है और DNS बोलना है। ये बता रहा है आप आपने DNS इंस्टॉल करके रखा है। अभी मैं इसी तरह DHCP के लिए सर्च करूँ, तो बोल रहा है DHCP फीचर अवेलेबल है, DNS इंस्टॉल्ड है, DHCP अवेलेबल है। ठीक है। अभी मुझे दोनों देखने हो तो कॉमा करके मैंने दोनों के नाम टाइप कर दिए, DHCP कॉमा DNS। तो अभी मुझे बता रहा है कि डिस्प्ले नेम आपका ये है, डिस्प्ले करेगा DHCP सर्वर, इंस्टॉल नहीं है दिखा रहा है भाई, चेकबॉक्स सिलेक्टेड नहीं है, नेम है DHCP और ये अवेलेबल है। DNS सर्वर का रोल चेकबॉक्स सिलेक्टेड यानी इंस्टॉल्ड है, स्टेटस इंस्टॉल्ड है, और उसका टेक्निकल नेम पावरशेल नेम DNS है, इसलिए मैं यहाँ पे DNS टाइप कर रहा हूँ, लेकिन डिस्प्ले नेम इसका DNS सर्वर है। ये मेरा पावरशेल का कंसोल हो गया है। ये पावरशेल का कंसोल हो गया। मुझे ISE इंस्टॉल करना है, लॉन्च करना है। ISE कैसे लॉन्च कर सकता हूँ मैं? यहाँ पे जाके मैं, ये मेरे पास विंडोज पावरशेल का कंसोल है, यहाँ पे ISE का कंसोल है, ये दोनों लॉन्च कर सकता हूँ। नहीं तो मैं यहाँ से भी लॉन्च कर सकता हूँ। मैं ISE टाइप करूंगा तो मुझे पावरशेल ISE में लेके चला जाएगा। अभी ये मेरा पावरशेल ISE है।
तो यहाँ पे मेरे पास तीन चीजें हैं। यहाँ पे तो मेरे पास कंसोल भी है, ये ब्लू स्क्रीन वाला कंसोल है। ये मेरा स्क्रिप्टिंग फ्रेमवर्क है, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट्स लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं कमांड्स भी देख सकता हूँ। यहाँ पे मुझे सारे मॉड्यूल्स दिखा देगा। एट प्रेजेंट ऑल मॉड्यूल सिलेक्टेड है, और हर एक मॉड्यूल में कौन से कमांडलेट्स है। यहाँ पे हमारे पास कमांडलेट्स आते हैं। जो हमारे कमांड्स है हम इसको कमांडलेट्स बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास तीन पेन है। तो अगर मैं जाऊँ व्यू पे तो मेरे पास स्क्रिप्टिंग पेन भी है। ठीक है। कमांड्स एड ऑन भी है, ये मेरा कमांड्स एड ऑन है। और मेरा कंसोल भी है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ गेट विंडोज फीचर आईफोन नेम टाइप किया, तो ये जो मुझे ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर रहा है, भाई इतने सारे ऑप्शन है आपके पास। तो ये इंटेलिजेंस का, अभी मैं टैब मार रहा हूँ, टैब मारा मैंने, उसने ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर लिया। स्पेस डी टाइप किया मैंने, DHCP। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अलग अलग कलर कोडिंग का पैटर्न दे रहा है, इंटेलिजेंस दे रहा है, भाई आपको ये ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है, कोई इतने ही ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है। और प्लस यहाँ पे सारे कमांड्स लेके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऑल में जाऊँ, मैं एक्टिव डायरेक्टरी के कमांड सर्च करूँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है भाई मैं इन सारे कमांड्स को यूज करके, जैसे भाई मुझे कोई अकाउंट एनेबल करना है तो एनेबल AD अकाउंट। ठीक है। उसके अलावा अगर ऐड वाले कमांड पे आ जाता हूँ, या न्यू वाले कमांड पे आ जाता हूँ। ठीक है। तो न्यू AD ग्रुप बनाना है मुझे। ठीक है। AD ऑब्जेक्ट बनाना है नया। ठीक है। नया AD यूजर बनाना है। तो ये सारे कमांड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। शो डिटेल्स पे क्लिक करूंगा मुझे, तो कमांड का इंफॉर्मेशन दिखा देगा। और यहाँ पे मैं यहाँ पे ही डेटा फिल कर सकता हूँ। ठीक है। मुझे अगर कोई नया यूजर बनाना है, उसका नेम दे दिया, एक्सपायरेशन डेट दे दिया, पासवर्ड दे दिया, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया। ठीक है। जैसे मैं कंट्री भी दे दिया उसका, डिस्प्ले नेम भी दे दिया, यहाँ पे सारा फिल कर दिया मैंने। और उसको इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरा कमांड इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे मेरा कमांड इंसर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चलते हैं, ये यही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। मैं इसको थोड़ा इस तरफ खींच लेता हूँ। ठीक है। और इसको हम आ जाते हैं नेम, मैं नया यूजर का नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल अजीत। ठीक है। फिर एक्सपायरेशन नहीं दे रहा हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है। ऑथेंटिकेशन पॉलिसी ये सब नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कंपल्सरी नहीं है। कैनॉट चेंज पासवर्ड तो मैं फॉल्स दे देता हूँ। सिटी दे देता हूँ मैंने चेन्नई। कंपनी दे देता हूँ क्लाउड स्पार्कल टेक्नोलॉजीज। कंट्री दे देता हूँ इंडिया। डिपार्टमेंट दे देता हूँ एक्टिंग। डिस्प्ले नेम अजीत कुमार। सॉरी मैं अजीत ले रहा हूँ क्या, नहीं अजीत नहीं, हम दूसरा कोई यूजर ले लेते हैं। हम लोग लेते हैं तान्या सिंह। ठीक है। और यहाँ पे उसको एक्टिंग ही रहने देते हैं, डिस्प्ले नेम दे देते हैं हम तान्या सिंह। और यहाँ पे नेम यूजर नेम मुझे देना पड़ेगा शायद। ठीक है। ईमेल एड्रेस मैं देता हूँ tanya@sp.com। एम्प्लॉय ID मैं दे देता हूँ 2025 00009। ठीक है। एनेबल्ड ट्रू। और यहाँ पे हम गिवन नेम दे सकते हैं, होम डायरेक्टरी दे सकते हैं, सारे पैरामीटर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और मैं इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा कमांड इंसर्ट हो गया है। ठीक है। न्यू ID यूजर नेम तान्या सिंह, अकाउंट पासवर्ड दे रहा है, कैनॉट चेंज पासवर्ड वगैरह वगैरह, यहाँ पे सब दे दिया उसने। अभी मैं इसको रन कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से रन कर देता हूँ। तो ये रन हो गया। सॉरी, ये रन हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया और एंटर मार दिया। तो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है,
cannot convert the admin at the rate 123 value to the system string। तो यहाँ पे मुझे एक पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा पासवर्ड के लिए। अच्छा चलो हम बिना पासवर्ड बना देते हैं, तो फिर मुझे भी इसको रेफर करना पड़ेगा। इंसर्ट कर रहा हूँ मैं और एंटर मार देता हूँ। अब क्या है, ओके, कैनॉट चेंज पासवर्ड वाला पैरामीटर हटा देते हैं। इंसर्ट कर दिया मैंने एंड ट्राई करेंगे, अभी वापस क्यों दे रहा है। अच्छा मुझे पासवर्ड देखना पड़ेगा, एनेबल करना पड़ेगा। ओके, एक मिनट। और वो मुझे पैरामीटर ढूंढना पड़ेगा, मैं भी भूल गया। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ से सारा हेल्प लेके सब कुछ कर सकते हैं पावर शेल आईएससी में। और यहाँ पे मैं पूरा स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, मैं पूरा स्क्रिप्ट लिख के जो भी मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो मैं पहले टेस्ट भी कर सकता हूँ, फिर व्हाट इफ करके टेस्ट भी कर सकता हूँ, और फिर उसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अभी समझो मैंने 6-7 लाइन की स्क्रिप्ट लिखी है और मुझे सारी नहीं चलानी है, एक ही लाइन की स्क्रिप्ट चलानी है, तो मैं इंडिविजुअल स्क्रिप्ट भी सिलेक्ट करके वही भी रन कर सकता हूँ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पावर शेल आईएससी। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको पावर शेल में जो कंसेप्ट है, जैसे हम कैसे यूज करते हैं हम पावर शेल को। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पावर शेल लॉन्च कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ गेट विंडोज फीचर। तो ये हम वर्ब नाउन करके फॉर्मेट यूज करते हैं, जो पूरे पावर शेल में यूनिक है। हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे ऐसा नहीं आता है। कमांड प्रॉम्प्ट में हर चीज के लिए आपको अलग अलग, कहीं पे हाइफन यूज होगा, कहीं पे स्लैश यूज होगा, कहीं पे पाइप यूज होगा, सब जगह अलग अलग पैरामीटर्स यूज होते हैं। ठीक है, पावर शेल में ऐसा नहीं है, उसमें एक यूनिकनेस है, यानी आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको हेल्प भी चाहिए, आपको कमांड याद नहीं है ये कमांड क्या करता है, तो आप पावर शेल की हेल्प भी कर सकते हैं। जैसे ये गेट विंडोज फीचर हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ भाई मुझे इस कमांड के बारे में नहीं पता है, तो मैं बोलूंगा गेट हेल्प, गेट विंडोज फीचर। तो मैं पूछ रहा हूँ पावर शेल से भाई मुझे हेल्प दे, ये कमांड क्या करता है, तो मैं एंटर मारूंगा। तो मैंने हेल्प रिक्वेस्ट किया है, तो अभी ये पहले मुझे बोल रहा है अपडेट करने के लिए, मैंने गलती कर दी, मैं इसको एंड कर देता हूँ, मैं फिर से ही कमांड रन करता हूँ। तो ये हेल्प करने को पूछा है, तो हेल्प नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है। तो यहाँ पे दिखा रहा है, ये आपने कमांड पूछा था, ये क्या करता है, ये नहीं लेके आया इन्फॉर्मेशन क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं, मुझे इंटरनेट देना पड़ेगा। इसने सिर्फ सिंटेक्स दे दिया, सिंटेक्स दे दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको गूगल पे भी सर्च करना चाहता हूँ, मैं गूगल पे चला जाऊँ, यहाँ पे पूछूं गेट हाइफन विंडोज फीचर, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कि ये आपका कमांड लेट है, क्या करता है, gets information about Windows Server roles, role services and features that are available for installation and install on a specific server। ये सिंटेक्स हमको आया था। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स, ये सारा मैं पावर शेल पे कर सकता हूँ। ये जब हम
पावरशेल पढ़ेंगे तो उसमें ये सब कवर होगा डिटेल में, कैसे हम हेल्प देख सकते हैं, कैसे फॉर्मेट करके हम हेल्प देख सकते हैं, डायरेक्ट कमांड शेल से ही हम कैसे इंटरनेट पे जाके हेल्प देख सकते हैं, सब कुछ कवर होता है पावरशेल के ट्रेनिंग में। ओके, हम वापस आ जाएंगे हमारे स्लाइड पे। फिर सर्वर कोर हमने ऑलरेडी देखा कैसे सर्वर कोर, तो हम सर्वर को डिप्लॉय कर सकते हैं और सर्वर कोर को मोस्टली पावरशेल के थ्रू या एस बेसिक एडमिन टास्क एस कॉन्फ़िग के थ्रू, जो सिस्टम एडमिन टास्क है, या हम कमांड लाइन यूटिलिटीज के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं, या रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन यानी विन आरएम के थ्रू। तो ये एग्जाम्पल से हम पावरशेल कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसे कैसे यूज कर सकते हैं, पावरशेल के बेसिस पे हम सर्वर कोड को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जब इनिशियल रिलीज आया था पावरशेल का, तो हम सिर्फ सॉरी जब इनिशियल रिलीज आया था सर्वर कोड का, तो हम मैक्सिमम चीजें पावरशेल पे कर रहे थे, लेकिन अब ये सारी चीजें हम एस कॉन्फ़िग के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर एक्टिव डायरेक्टरी में हमने वर्क ग्रुप मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल समझा था। ठीक है, वर्क ग्रुप मॉडल हमारा क्या करता है, सारे कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं, किसी कंप्यूटर पर कंट्रोल नहीं है, सारे इक्वल है, ऑल आर पीयर्स, और हर एक मशीन पे ईच कंप्यूटर हैज अ सेट ऑफ यूजर अकाउंट्स। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर को यूज करने के लिए वर्क ग्रुप मॉडल में हमको उस कंप्यूटर पे अकाउंट होना जरूरी है। डोमेन मॉडल में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा सर्वर्स होते हैं। ठीक है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स या सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स सर्वर्स यूज करते हैं सारे कंप्यूटर को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए, परमिशंस डिप्लॉय करने के लिए, सारा एक ही मशीन से बैठ के हम सब कुछ कर सकते हैं। दिस मेक्स इट इजी टू मेक चेंजेस बिकॉज द चेंजेस आर मेक automatically to all the computers which are part of your domain network। ठीक है, अभी एक्टिव डायरेक्टरी की अगर हम बात करें तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, हम वो समझेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी के फीचर्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, और इंस्टॉलेशन क्या है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम पहले चलते हैं व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी, फिर एडी फीचर्स, उसके बाद एडी ऑब्जेक्ट्स पे आएंगे। तो एडी ऑब्जेक्ट्स पे हमारा लैब स्टार्ट होगा। तो अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी की बात करें तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, तो व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी? सो एक्टिव डायरेक्टरी इज अ डायरेक्टरी सर्विस व्हिच कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल यूजर अकाउंट्स एंड शेयर्ड रिसोर्सेज ऑन अ नेटवर्क। जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी सर्विस है, राइट। तो डायरेक्टरी में हमारे पास क्या होता है, फोन बुक। डायरेक्टरी की बात करें, फोन बुक क्या है, एक डायरेक्टरी सर्विस है। ठीक है, जिसमें हमारे पास बंदे का नाम, उसका फोन नंबर, आज के मॉडर्न डिवाइसेस में अगर मैं पहले बेसिक डिवाइसेस की बात करूं तो हम नेम, फोन नंबर ये सेव कर देते हैं। आज के स्मार्ट डिवाइसेस में क्या क्या आता है भाई, हम उसका ईमेल एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं, उसका अल्टरनेट नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, उसका कंपनी नेम भी स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारा पैरामीटर्स आता है। तो सो डे बाय डे जैसे डायरेक्टरी सर्विसेज स्मार्ट हुई है, हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हमारी क्या है, एक डायरेक्टरी सर्विस है जो हमारे नेटवर्क के सारे यूजर्स का इंफॉर्मेशन और शेयर्ड रिसोर्सेज का इंफॉर्मेशन हमको देती है। ये एक सेंट्रलाइज हायरार्किकल डायरेक्टरी डेटाबेस है, जो डेटाबेस डोमेन कंट्रोलर पे होता है, और ये बेस्ड है एलडेप पे। तो एलडेप के पहले हम यूज करते थे X.500, और उससे भी पहले हम यूज करते थे डैप। ठीक है, डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। तो डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल में एक डिसएडवांटेज था, वो बहुत ज्यादा कंजेशन पैदा करता था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करता था। तो उसको ओवरकम करने के लिए एलडेप का इंट्रोडक्शन हुआ। एलडेप हम बोलते हैं लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। ये लाइट वेट है कंपेयर टू डैप, इसलिए हम इसे लाइट वेट बोलते हैं और आज तक हम इसे यूज करते हैं।
ये काम करता है पोर्ट नंबर 389 पे, यानी हमारा एक्टिव डायरेक्टरी काम करेगा पोर्ट नंबर 389 पे। ये ऑथेंटिकेशन के लिए थर्ड पार्टी प्रोटोकॉल यूज करता है जिसे हम करब्रॉस यूज करते हैं। तो आज के डेट में करब्रॉस वर्जन 5.0 है हमारे पास, जो प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, किसी और का है। ये गूगल, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसे करब्रॉस को ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करती है। कंसिस्टेंट सिंक ऑन पीयर डीसीज। तो जैसे हमने एक डोमेन कंट्रोलर था हमारे पास, रूट डोमेन कंट्रोलर, और बाद में हमने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय किया, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट सिंक देता है। अगर मैं यहाँ पे कोई यूजर बना रहा हूँ तो दूसरे डोमेन कंट्रोलर पे तुरंत रेप्लिकेट कर देगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो इस डोमेन कंट्रोलर पे तुरंत रेप्लिकेट करेगा। सो इसलिए हमको कंसिस्टेंट सिंक मिलता है पीयर डोमेन कंट्रोलर्स पे, दूसरे डोमेन कंट्रोलर्स पे। ये एक्सटेंसिबल है। एक्सटेंसिबल कैसे है मतलब, अभी जैसे अभी जैसे मैंने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की है, तो एक्टिव डायरेक्टरी में मेरे पास कौन से फीचर्स है, एक्टिव डायरेक्टरी के फीचर्स है। कल उठ के मैं एक्सचेंज सर्वर डालता हूँ या एससीएम सर्वर डालता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ मेरे डोमेन एनवायरनमेंट पे, तो उसके फीचर्स मुझे एडी में चाहिए, तो ही तो मैं मेरे एनवायरनमेंट को मैनेज कर पाऊंगा एक्सचेंज के थ्रू। या एक्सचेंज अगर मैं डिप्लॉय करता हूँ तो ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, तो ईमेल सर्विसेज के जो भी एट्रीब्यूट्स है, फीचर्स है, वो मेरे एनवायरनमेंट में कैसे पॉपुलेट होंगे, जब मेरा एक्सचेंज एडी के साथ इंटीग्रेट होगा। तो इंटीग्रेशन पे के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एडी को एक्सटेंड करना पड़ेगा। कैसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, हमारे पास कमांड है एडी स्कीमा एक्सटेंशन का। तो हमको एडी का स्कीमा एक्सटेंड करना पड़ेगा। जब हम एडी का स्कीमा एक्सटेंड करेंगे, तो अगर मैं एक्सचेंज सर्वर डिप्लॉय कर रहा हूँ तो एक्सचेंज के फीचर्स एट्रीब्यूट्स ऐड हो जाएंगे। अगर मैं एसएसएम इंस्टॉल कर रहा हूँ तो एसएसएम के फीचर्स एट्रीब्यूट्स इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इसे हम इसलिए बोलते हैं एक्सटेंसिबल भी है, और इसके अलावा ये दूसरे डोमेन्स, दूसरे फॉरेस्ट के साथ काम भी कर सकता है। तो डोमेन फॉरेस्ट का कंसेप्ट हमने समझ लिया है, ठीक है। ये दूसरे डोमेन्स, दूसरे फॉरेस्ट के साथ भी काम कर सकता है। उसके बाद अगर हम फीचर्स की बात करें तो एडी के क्या फीचर्स है, तो पहले तो हमने देख लिया भाई, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल के फॉर्मेट में, और इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं डीएनएस डोमेन के थ्रू। तो हमको ये यूजर लॉगऑन सर्विसेज देता है, ऑथेंटिकेशन सर्विसेज देता है कर्बरोस प्रोटोकॉल के थ्रू। हम सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सेशन कर सकते हैं हमारे रिसोर्सेज का। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब, तो हम सेंट्रली बैठे बैठे मैनेज कर सकते हैं, सेंट्रली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज यूजर अकाउंट्स, कंप्यूटर्स, ग्रुप्स, नेटवर्क रिसोर्सेज। तो वो हमारा सेंट्रलाइजेशन हुआ। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ, भाई मेरे पास अगर 10,000 यूजर है, तो 10,000 यूजर्स में अकेला बंदा तो मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि 10,000 यूजर्स में से जो 400 यूजर्स मेरे पास आएंगे, भाई मेरा पासवर्ड रीसेट कर दो। 300 यूजर्स आएंगे, भाई मेरा मुझे शेयर फोल्डर पे परमिशन दे दो। एचआर आएगा, भाई आज ये 10 यूजर्स छोड़ के चले गए हैं, इनको हटा दो। फिर एचआर आएगा मेरे पास, बोलेगा भाई ये नए 15 यूजर्स आज ज्वाइन करें कंपनी को, उसको उनका यूजर अकाउंट बना दो। फिर दूसरे यूजर्स आएंगे, बोलेंगे भाई मुझे राउटिंग चाहिए डीएनएस सर्वर पे, मेरा रिजोल्यूशन चाहिए, ये मेरा नया वेब सर्वर लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आते रहेंगे हमारे पास। तो भाई मैं अकेला बंदा तो मैनेज नहीं कर सकता एक्टिव डायरेक्टरी को। तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, डेलीगेशन दे सकता हूँ। डेलीगेशन दे सकता हूँ यानी मैं अपने जूनियर एडमिन्स को बोल सकता हूँ, भाई तू पासवर्ड्स रीसेट करना, तू नए यूजर्स बनाना, तू नए ग्रुप परमिशंस मैनेज करना, ग्रुप के मेंबरशिप मैनेज करना, और परमिशंस मैनेज करना। तो मैं डेलीगेशन दे सकता हूँ, मैं अपना एक काम उनको सौंप रहा हूँ, तो मेरा हेडेक कम हो। उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जो होता है डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल के थ्रू। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस, नो? यस सर। ठीक है, तो पहले हम डैप यूज करते थे, डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, जो ओएसआई लेयर्स पे बेस्ड है, जो एक्सेसिव ट्रैफिक जनरेट करता है। जो हमारा एलडेप है, वो टीसीपी/आईपी लेयर पे बेस्ड है, और इस एक्सेसिव ट्रैफिक जनरेट नहीं करता है, इसलिए हम उसे लाइट वेट डायरेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। अभी हम पर्पस ऑफ एडी की बात करें तो ये क्या है, एडी हमारा एक लॉजिकल सिक्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है जो ट्रायंगल से मैनेज होता है,
ठीक है, क्रिएटिंग द इनिशियल डोमेन कंट्रोलर, जब हम इनिशियल डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, ठीक है, एडी इंस्टॉल करके इन अ नेटवर्क ऑल्सो क्रिएट्स अ डोमेन, वो ऑटोमेटिकली एक डोमेन को भी बना देता है। और वी कैनॉट हैव अ डोमेन, हम हमारा हमारा डोमेन नहीं बन सकता है कम से कम एक डोमेन कंट्रोलर के बिना। वी कैनॉट हैव अ डोमेन विदाउट एटलीस्ट वन डोमेन कंट्रोलर। Each domain in the directory is identified by a DNS domain name. For example, Microsoft.com, SP.com, Facebook.com. ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। ठीक है, अभी डोमेन कंट्रोलर क्या है? तो डोमेन कंट्रोलर हमारा सर्वर है जिसपे हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करके रखा है। ठीक है, जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस का कॉपी स्टोर करता है, और इस डेटाबेस को हम बोलते हैं NTDS.dit। NTDS.dit वो ग्रुप मॉडल में, यानी हर एक सिंगल मशीन पे जो यूजर अकाउंट स्टोर होते हैं, ठीक है, जिस डेटाबेस में, उसे हम बोलते हैं सैम, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। जो हमारे लोकल यूजर्स है वो लोकल डेटाबेस में स्टोर होते हैं, लोकल डेटाबेस को हम बोलते हैं सैम, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। और एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटाबेस है, जो एडी यूजर्स हमारे स्टोर होते हैं, वो होते हैं डेटाबेस में, जिसे हम बोलते हैं NTDS.dit। ये स्टैंड होता है सिक्योरिटी अकाउंट्स मैनेजर, सैम। NTDS.dit stands for न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विसेज, न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विसेज डॉट डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन ट्री, डॉट डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन ट्री। हमारे सारे डोमेन कंट्रोलर्स पे इस डेटाबेस की कॉपी रहेगी एक्सेप्ट RODC। जो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर्स रहेंगे उस पे ये कॉपी नहीं रहेगी, बाकी सब पे जो भी डोमेन कंट्रोलर्स रहेंगे RODC के अलावा सारे रीड राइट होंगे, और उनपे ये रीड राइट कॉपी स्टोर होगी, NTDS.dit की भी और sysvol फोल्डर की भी। तो sysvol फोल्डर क्या करता है? तो NTDS.dit तो मेरा डेटाबेस है, sysvol फोल्डर में क्या होगा? उसके अंदर हमारे ग्रुप पॉलिसी के टेम्पलेट सेटिंग्स हो गए। तो ग्रुप पॉलिसी क्या है? तो हम सारे यूजर्स पे सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज पुश करेंगे उनको मैनेज करने के लिए। तो वो सारी हमारी पॉलिसीज है जो, जैसे हम ग्रुप पॉलिसीज बोलते हैं। क्यों ग्रुप पॉलिसीज बोलते हैं? क्योंकि हम एट ए टाइम मल्टीपल यूजर्स को साथ में पॉलिसी पुश करते हैं ग्रुप में, इसलिए हम ग्रुप पॉलिसी बोलते हैं। वो सारे सेटिंग्स हमारे सिसवॉल फोल्डर के अंदर स्टोर होते हैं, इसलिए ये दोनों चीजें सारे डोमेन कंट्रोलर्स पर रेप्लिकेट होती हैं रीड राइट फॉर्मेट में। तो कहीं कौन से भी डोमेन कंट्रोलर्स पे आप मॉडिफाई करोगे, वो दूसरे डोमेन कंट्रोलर्स पे रेप्लिकेट हो जाएगा। अभी पार्टीशंस ऑफ ADM पार्क रखेंगे साइड में, हम इसको बाद में समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एडी हमने देख लिया, हमने डोमेन भी देख लिया, ट्री भी देख लिया, फॉरेस्ट भी देख लिया, डोमेन कंट्रोलर्स भी देख लिए। साइट्स हमारी देखना बाकी है, उन साइट्स एंड सर्विसेज के चैप्टर में समझेंगे। अभी बात करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स की। तो अभी एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स क्या है? तो हमारे पास यूजर्स है, ग्रुप्स है, कंप्यूटर्स है, OUs है, साइट्स है, साइट लिंक्स है। हमारे पास ये सारे एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स है। तो साइट लिंक्स को मैं पार्क रखता हूँ साइड में, ये अभी हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम ये साइट्स एंड साइट सर्विसेज के साइट्स एंड साइट लिंक्स के चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अभी यूजर्स, हमको पता है यूजर क्या होता है। यूजर इज एन ऑब्जेक्ट जो सर्विसेज एक्सेस करता है। उसको ग्रुप करने के लिए हम ग्रुप्स बनाते हैं। कंप्यूटर्स हैं जो यूजर्स एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं एक्टिव डायरेक्टरी में। हमने मल्टीपल मशीन्स AD में ज्वाइन करवाई है। अगर हम चलें एक्टिव डायरेक्टरी में, अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी में चलूँ, हम चलते हैं टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में। तो यहाँ पे हमारे पास दो डोमेन कंट्रोलर है, ये भी मेरे कंप्यूटर का रूप है एक। और मेरे पास तीन मशीन है, एक दो सर्वर मशीन है DMember01 जो सर्वर ग्राफिकल इंटरफेस है, ये सर्वर कोर मशीन है, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक मेरा क्लाइंट मशीन। ये तो मेरे सारे कंप्यूटर्स है। अभी इन कंप्यूटर्स को हमने देखा ऑलरेडी, हम कंप्यूटर्स को मैनेज भी कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं एक नया कंप्यूटर भी प्रोविजन कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक करके न्यू कंप्यूटर, मैं बोलता हूँ भाई client 02। ओके कर दिया मैंने, ये मैंने एक नया मशीन बना दिया। अभी जैसे ही मेरा client 02
नेटवर्क में आएगा, डोमेन में ज्वाइन होगा, वो इसके साथ मैप हो जाएगा। मैंने तो ये एडवांस में प्रोविजन करके रख दिया है। भाई मुझे इस नाम का ही मशीन चाहिए, तो मैं जो भी मेरा इंजीनियर एंड यूजर के पे काम कर रहा होगा, सर्वर सॉरी क्लाइंट को फॉर्मेट करेगा या नया प्रोविजन करेगा, उसको ये क्लाइंट नेम दे देगा, और जैसे ही डोमेन में ज्वाइन करेगा वो इसके साथ मैप हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इस क्लाइंट 02 के प्रॉपर्टीज में अगर चलते हैं हम, तो यहाँ पे ना मेरा डीएनएस डोमेन नेम है, ना साइट है, ना डिस्क्रिप्शन, ना कुछ भी, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मेंबर किसी का है, डोमेन कंप्यूटर्स का मेंबर है सिर्फ, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसी तरह अगर मैं इस क्लाइंट मशीन पे जाऊँ, तो ये साइट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाऊँ तो यहाँ पे दिखा रहा है भाई ये विंडोज 10 एंटरप्राइज एवोल्यूशन एडिशन है, ये आपका वर्जन है, ये वर्जन है, और बिल्ड वर्जन है 19045। ठीक है, अगर सर्विस पैक का इंफॉर्मेशन होगा तो सर्विस पैक का भी दे देगा। अगर मैं सर्वर कोर मशीन पे जाऊं, तो बता रहा है ये मेरा डीएनएस नेम है, यानी एफक्यूडीएन नेम है मेरे मशीन का। ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाऊं तो मुझे बता रहा है भाई ये आपका 2022 स्टैंडर्ड एडिशन है, और वर्जन 10 है, बिल्ड नंबर 20348 है। इसी तरह अगर मैं मेरे विंडो सर्वर ग्राफिकल इंटरफेस पे जाऊं, तो बता रहा है ये आपका एफक्यूडीएन नेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्जन है 10, बिल्ड नंबर 26100 बिल्ड नंबर है। तो अगर हम देखें तो ये मैंने सर्वर कोर और विंडोज सर्वर ग्राफिकल इंटरफेस दोनों मैंने एक ही मीडिया से इंस्टॉल किए हैं। दोनों वर्जन 2022 हैं, दोनों स्टैंडर्ड एडिशन है, लेकिन दोनों का बिल्ड वर्जन डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि भाई ये मेरा जीओआई मशीन है और वो वाला मेरा सर्वर कोर मशीन है, तो दोनों का बिल्ड नंबर इसलिए डिफरेंट है। दोनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अभी इन सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर मैंने यहाँ पे यूजर बना दिया, तो हम पहले कोई यूजर बनाते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको डिफरेंट विंडो मिल रहा है। जब हम लोकल यूजर बनाए थे तो डिफरेंट विंडो मिल रहा था, अभी हम जब डोमेन यूजर बना रहे हैं तो डिफरेंट विंडो मिल रहा है। तो मैं ये यहाँ पे बनाता हूँ यूजर जीतेश, लॉग ऑन नेम दे रहा हूँ jitesh@sp.com। हम पासवर्ड असाइन कर रहे हैं admin@123। अभी यहाँ पे मैं यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉग इन सिलेक्टेड है, प्रोडक्शन में हमको यही सिलेक्टेड रखना है। ये मेरा नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, डेमोन्स्ट्रेशन एनवायरनमेंट है। तो मैं इसको अनचेक कर दे रहा हूँ, मैं यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड कर देता हूँ और पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स कर देता हूँ, ताकि मेरा पासवर्ड एक्सपायर नहीं हो, हमारे ट्रेनिंग के ड्यूरेशन पे सेम पासवर्ड चलता रहे। नेक्स्ट करेंगे, ये समरी आ गया, हमने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया और फिनिश कर देंगे हम। यानी मैंने जीतेश नाम का यूजर बना दिया है, मैंने जीतेश नाम का यूजर बना दिया है। मैं इस मशीन को पावर ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, मैंने जीतेश नाम का यूजर बना दिया है। तो अभी समझो मैंने यहाँ पे इस यूजर्स के कंटेनर में 2000 यूजर्स बना दिए हैं। क्या ये सही फॉर्मेट है? मैं इसी यूजर्स के कंटेनर के अंदर 2000 यूजर बना दूंगा, मैं उसे इजीली मैनेज कर सकता हूँ कि नहीं मैनेज कर सकता हूँ? यस, जीतेश, प्रदीप। मैंने तो कर सकते हैं सर इसमें, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है और जो डोमेन कंट्रोलर है वो भी इसमें साथ में mix हो जाएंगे। तो बेहतर है कि हम एक नया यूजर का प्रोफाइल बना के उसमें यूजर्स रखें और folder बनाए, तो हमें थोड़ा इजी रहेगा कि डिपार्टमेंट वाइज यूजर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, तो कैसे करेंगे हम वो? आप यूजर्स के अंदर हम नया फोल्डर बना के उसमें डिपार्टमेंट फोल्डर बना सकते हैं और उसके अंदर यूजर बना के उसमें हम उस यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, तो हम फोल्डर वाइज मैपिंग कर सकते हैं, चाहे तो लोकेशन वाइज हो या डिपार्टमेंट वाइज हो। ठीक है, हम लोकेशन वाइज भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज भी कर सकते हैं। लेकिन अभी दिक्कत है कि हम इसके अंदर नहीं बनाते हैं, हम इसके अंदर नहीं बनाते हैं। हमारे पास एक नया कंसेप्ट है जिसे हम ओयू बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। अगर हम चले यहाँ पे हमारी स्लाइड पे, तो हमारे पास ओयूज का कंसेप्ट है।
हमारे पास ओयूज का कंसेप्ट है, वो है एक कंटेनर ही, एक फोल्डर ही है, लेकिन नॉर्मल फोल्डर नहीं है। ये मेरा नॉर्मल फोल्डर है। अगर यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, मैं एक नया ओयू बना देता हूँ। मैं डोमेन पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, न्यू ओयू, दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ SP कॉर्प। तो मैंने एक ओयू बना दिया है यहाँ पे। अभी इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू दूसरा सब ओयू बना देता हूँ, बैंगलोर। और एक सब ओयू बना देता हूँ, बेल्जियम। और एक सब ओयू बना देता हूँ, स्पेन। ठीक है, मैंने 3 सब ओयूज 3 लोकेशन के हिसाब से बना दिए हैं। अभी मैं बैंगलुरु ओयू के अंदर और एक सब ओयू बना रहा हूँ, SP, यहाँ PGLR यूजर्स, बैंगलोर यूजर्स। और एक सब ओयू बना रहा हूँ, PGLR ग्रुप्स। और एक सब ओयू बना रहा हूँ, PGLR वर्क स्टेशंस, यानी उसमें मेरे PCs, डेस्कटॉप्स, लैपटॉप सब आ गए। और एक ओयू बना रहा हूँ, बैंगलोर एडमिन्स। और एक ओयू बना रहा हूँ, बैंगलोर सर्वर्स। यानी मैंने अलग अलग ओयू बना दिए हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो, सॉरी, मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ पहले। ठीक है, इस मशीन को मैं फिर से पावर ऑन कर देता हूँ, ये 2 मिनट लेगा। मीनवाइल हम एक 10-15 मिनट्स का छोटा ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, चलेगा। ठीक है सर। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, हम 15 मिनट में वापस रिज्यूम करते हैं।